हाँ, क्लास 12 का चैप्टर 4 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए, इसके पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने कूलम्स लॉ पढ़ा, जहां पे हमारे पास रिलेशन था F इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स थी और इसका जो कॉज था वो हमारा चार्ज था। ठीक है, तो इसी चीज से इंस्पायर होके यहां पे बायोट सेवर्ट ने एक लॉ बनाया जिससे हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। तो यहां पे हम पढ़ने जाएंगे, ये है हमारा बायोट सेवर्ट्स लॉ। तो जरा इसको देखिए, ये कैसे इंस्पायर हुए। इन्होंने ये देखा कि यहां पे ये जो चार्ज है हमारे पास, दिस इज अ पॉइंट चार्ज, और ये पॉइंट चार्ज एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्रिएट कर रहा है। तो इसका मतलब इन्होंने ये ध्यान दिया कि कोई एक ऐसी पॉइंट चीज होगी, यहां पे पॉइंट एलिमेंट होगा, या कोई भी चीज बहुत छोटी होगी जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी। दूसरा उन्होंने ये देखा कि जिस तरह से ये फोर्स हमारी इनवर्स स्क्वायर लॉ पे डिपेंड कर रही है, ऐसे ही वो फोर्स पे डिपेंड करनी चाहिए। तीसरी चीज उन्होंने ये देखी कि यहां पे जो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, ठीक है, इसी तरह से यहां पे भी कोई एक ऐसा टर्म आना चाहिए जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड, कोई भी मीडियम कितना मैग्नेटिक फील्ड लाइन को स्प्रेड करने देगा, उस चीज को रिप्रेजेंट करे। तो इन सारी चीजों से इंस्पायर होके उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया, और उस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने एक वायर ले लिया, ये वायर है हमारे पास, और इस वायर में आई करंट फ्लो कर रहा है। इस वायर की लेंथ हमने L ले ली। ठीक है, बात समझ आ गई। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हमारे पास किसी कंडक्टर में या किसी वायर में करंट फ्लो कर रहा है, तो करंट की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है। इसका मतलब क्या हो गया, अगर सिर्फ हम यहां पे चार्ज लेते, एक चार्ज अगर हम ले लेते, तो उस चार्ज की वजह से, क्योंकि वो मोशन में नहीं होता, सिंगल चार्ज, और मोशन में नहीं होता, तो करंट हमारा प्रोड्यूस नहीं होता, और अगर करंट प्रोड्यूस नहीं होता तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती। इसलिए करंट के साथ साथ हमें लेंथ भी लेनी आवश्यक हो गई। ठीक है, कंपलसरी हो गई कि करंट के साथ हम लेंथ को भी कंसीडर करें, पहली बात। अच्छा, अब कूलम्स लॉ में उन्होंने पॉइंट चार्ज दिया था, तो इन्होंने क्या किया कि यहां पे एक स्मॉल लेंथ ले लिया जिसको dl से डिनोट किया, और इस dl से बन के ये पूरी कंडक्टर की लेंथ फॉर्म हुई है। तो यहां पे जो करंट फ्लो करेगा दैट इज idl। इसका मतलब अब देखिए, ये dl स्मॉल लेंथ में हमारा करंट I फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो ये एक हमारा जिस तरह से पॉइंट चार्ज वहां पे था, उसी तरह का एक छोटा सा स्मॉल पार्ट आ गया। तो इन्होंने ये लिया IDL। IDL को इन्होंने नाम दिया करंट एलिमेंट। करंट एलिमेंट। तो इन्होंने ये बताया कि चार्ज या इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक फील्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल पूरी तरह से नहीं है, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि इट इज द करंट एलिमेंट दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, अब यहां पे एक पॉइंट इन्होंने ले लिया, ये पॉइंट है P रेफरेंस पॉइंट, और ये करंट एलिमेंट से हमारी R डिस्टेंस पे ये पॉइंट, इसकी डिस्टेंस R होगी। इस करंट एलिमेंट की वजह से इस P पॉइंट पे हमें एक मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो क्योंकि लेंथ हमने बहुत छोटी ली है, तो यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसको भी हम स्मॉल ले रहे हैं, dv। तो इस करंट एलिमेंट की वजह से
P पॉइंट पे dB मैग्नीट्यूड की मैग्नेटिक फील्ड हमारी फॉर्म होगी और उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इन्होंने ये देखा कि हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है dB दैट इज प्रोपोर्शनल टू IDL, मतलब जितना ज्यादा हम लेंथ लेंगे उतना ही उसमें क्या होगा, करंट ज्यादा फ्लो करेगा, और करंट ज्यादा फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड उतनी स्ट्रांग होगी। इसका मतलब हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो करंट एलिमेंट पे डिपेंड कर रहा है, पहली बात। दूसरी बात इन्होंने ये देखी कि dB इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू the square of distance between the current element and the point where we have to find the magnetic field। तो ये तो वही बात हो गई जो हमारी कूलम्स लॉ में थी। अगर इस P पॉइंट को और दूर हम ले जाते हैं तो इसका इफेक्ट क्या होगा, कम होता चला जाएगा। और एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि dB हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1/r²। यहां तक तो सारी बातें ठीक थी। इसके बाद इन्होंने एक और ऑब्जर्वेशन देखा। ऑब्जर्वेशन ये देखा कि अगर P पॉइंट हमारा यहां पे आता है, ठीक है, P1 इसको हम लिख लेते हैं, तो यहां से ये लाइन ज्वाइन की इसको, ये P2 पॉइंट आ जाता है, यहां पे पॉइंट P3 आ जाता है, डिस्टेंस हम सेम रख रहे हैं, और चौथा P पॉइंट इस पे आ जाता है। तो यहां पे जब ये 90 डिग्री था फर्स्ट केस में, करंट एलिमेंट से पॉइंट जब 90 डिग्री पे था, तो देखा गया कि इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड आई वो मैक्सिमम थी। उसके बाद धीरे धीरे जब हम थीटा को कम कर रहे हैं तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है, कम होती चली जा रही है। और जब एक्सिस पे हम रख दे रहे हैं, जब थीटा हमारा 0 हो जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जा रही है। इसका मतलब dB हमारा 90 डिग्री पे मैक्सिमम हो रहा है और 0 डिग्री पे ये 0 हो जा रहा है। तो ये कैलकुलेट किया इन्होंने कि dB हमारा थीटा पे भी डिपेंड कर रहा है, थीटा पे डिपेंड कर रहा है, और ऐसा डिपेंड कर रहा है कि 90 डिग्री पे मैक्सिमम है और 0 पे हमारा 0 हो जा रहा है। तो उन्होंने ये देखा कि ये जो वेरिएशन होता है ये साइन थीटा में होता है। इसका मतलब उन्होंने ये कहा कि एंगल जो इन दोनों के बीच में है ये भी एक मैटर कर रहा है। ये हमारा पॉइंट P था, डिस्टेंस R थी। इसका मतलब ये जो एंगल है ये भी मैटर कर रहा है, और एंगल के साथ साइन ऑफ दैट एंगल मैटर कर रहा है। तो ये इन्होंने देखा कि dB इज प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, ठीक है। अब इन तीनों को कलेक्टिवली उन्होंने लिखा जब, तो आ गया रिजल्ट dB इज प्रोपोर्शनल टू IDL साइन थीटा अपॉन r²। यहां तक तो काफी बातें हमारी कूलम्स लॉ से सिमिलर है, एक थीटा अलग हो गया। इसके बाद क्या हुआ कि जब इस इनइक्वालिटी को हटाना हुआ तो यहाँ पे एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। तो कांस्टेंट लगाने के लिए उन्होंने फिर वही कूलम्स लॉ का कांसेप्ट याद किया। तो उन्होंने देखा कि मीडियम की एक प्रॉपर्टी होती है जिसे हम परमिटिविटी कहते थे। तो उस तरह की एक प्रॉपर्टी यहाँ पे आ रही है परमिएबिलिटी, और परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस को म्यू नॉट से डिनोट किया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि म्यू नॉट इज द परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी का मतलब ये हो गया कि कोई भी मीडियम या किसी भी मीडियम में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितना स्प्रेड होगी, ये हमारी परमिएबिलिटी आ गई। तो परमिएबिलिटी पे भी डिपेंड कर रहा था। दूसरी बात, क्योंकि हम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की बात कर रहे हैं और एक पॉइंट के चारों तरफ 4 पाई डायरेक्शन होती है, तो एक डायरेक्शन को जब हम चूज करेंगे तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई हो जाएगा। ये हमारी k की वैल्यू यहां पे आ गई। तो ये रिजल्ट हमारा हो गया dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन r²। ये रिजल्ट आ गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड था। अब अगर इसे हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें टोटल रिजल्ट आ जाएगा। तो अब जरा इस रिजल्ट को ध्यान देते हुए
हम ये देखते हैं कि इसमें और कूलम्स लॉ में क्या बात है। देखिए कूलम्स लॉ और ये बायोट-सेवर्ट लॉ दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ डिपेंडेंट है, ठीक है। दूसरी बात वहां पे जो सोर्स था हमारा दैट वाज चार्ज, स्टैटिक चार्ज, स्मॉल चार्ज था जो कि हमारा एक स्केलर क्वांटिटी था। यहां पे इसका जो कॉज है दैट इज आइडियल। आइडियल हमारा करंट एलिमेंट हो गया और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तीसरा ये यहां पे एंगल डिपेंडेंट है, वहां पे एंगल डिपेंडेंसी नहीं थी। और दूसरी एक बात ये है कि दोनों लॉन्ग रेंज फोर्सेस हैं। तो ये बेसिक चीजें हो गई हमारी बायोट-सेवर्ट लॉ और कूलम्स लॉ से सिमिलरिटी और उनके बीच में डिफरेंस। अब जरा यहाँ पे कुछ चीजें और डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो कांस्टेंट आया है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इसकी वैल्यू होती है 10 टू द पावर -7। अब जरा यूनिट फॉर्म ध्यान देते हैं। यहां से देखिए हम लिख सकते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई दैट इज इक्वल टू dB r स्क्वायर अपॉन I dl sin थीटा। तो देखिए sin थीटा की तो कोई यूनिट नहीं होगी, dB की यूनिट हो गई टेस्ला, r स्क्वायर मीटर स्क्वायर, I एम्पियर और dl की मीटर। ये मीटर कैंसिल हो गया तो हमारे पास जो यूनिट आई टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ये आ गई टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ये यूनिट आ गई म्यू नॉट की। अब देखिए कभी-कभी कैलकुलेशन में हमारे पास आ जाता है कि म्यू नॉट की वैल्यू, तो म्यू नॉट की वैल्यू सिंपल यहां से हम लिख सकते हैं 4 पाई into 10 to the power -7, ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये सारी बेसिक चीजें थी हमारी बायोट-सेवर्ट लॉ के बारे में। अब देखिए यहां पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीज है कि हमारा जो कांस्टेंट कूलम्स लॉ में हम यूज करते थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट उसकी वैल्यू और यहां पे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू हमने यूज की। इन दोनों में म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट में क्या रिलेशन है? रिलेशन बिटवीन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट के प्रोडक्ट में, ठीक है। तो देखिए हमारे पास वहां पे था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इसकी वैल्यू थी 9 into 10 to the power 9। यहां पे हमारे पास जो कांस्टेंट है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और इसकी वैल्यू है 10 to the power -7। क्लियर? तो देखिए यहां पे इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, इसको उल्टा कर देते हैं तो ये हो जाएगा 4 पाई अपॉन म्यू नॉट और ये हो जाएगा 1/10 to the power -7। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। अब फर्स्ट और सेकंड को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय 4 पाई अपॉन म्यू नॉट दैट इज इक्वल टू 9 into 10 to the power 9 divided by 10 to the power -7। यहां से 4 पाई और 4 पाई कैंसिल हो गया, 1/एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट आ गया और यहां पे देखिए वैल्यू क्या हो जाएगी 9 into ये हो गया 10 to the power 16। इसी को हम कह सकते हैं c स्क्वायर। c की वैल्यू क्या होती है? c की वैल्यू होती है 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर ये है और 10 to the power 8 का मतलब 8 + 8 16 c स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि 1 c स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट या इसी को लिख सकते हैं c इज इक्वल टू 1/√म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। इसमें छोटे-छोटे क्वेश्चंस आते हैं और कई बार ये रिलेशन पूछा गया है। तो ये सारी चीजें हो गई हमारा बायोट-सेवर्ट लॉ के बारे में बेसिक चीज। हाँ एक चीज यहाँ पे बच गई कि मैग्नेटिक फील्ड जो हमने निकाली वो स्मॉल थी, उसको हम इंटीग्रेट करके होल मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। ये हमारा फिगर था, ये एक पॉइंट था P, ये एंगल थीटा था और ये हमने
आई डीएल लिया, ये आर लिया, ये इसमें करंट फ्लो हो रहा था। अब देखिए क्योंकि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी दैट इज डीबी और ये वेक्टर क्वांटिटी होगी, तो वेक्टर क्वांटिटी होगी तो इसका डायरेक्शन भी हमें निकालना पड़ेगा। तो इसका डायरेक्शन निकालने के लिए हम सबसे कन्वीनियंट जो वे है वो है राइट हैंड पाम रूल यूज करते हैं। तो ये हमारा राइट हैंड है, इसमें देखिए हम क्या करेंगे, ये थंब हो गया हमारा, ये पाम हो गया और ये फिंगर्स, इस तरह से हम इसको यूज करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, ये थंब हम प्लेस करेंगे जहां करंट की डायरेक्शन है ये, और ये जो पाम है हमारा इस डिस्टेंस पे आएगा, ये आ गया ऐसे, ठीक है। अब इस पॉइंट पे हमें निकालना है, यहां पे हमने फिंगर्स क्या की, परपेंडिकुलरली कर्ल कर दी। इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की तरफ आ रहा है, अंदर की तरफ जब आता है तो उसको हम ये क्रॉस से डिनोट करते हैं। सो दैट इज परपेंडिकुलरली इनसाइड द प्लेन ऑफ द पेपर, मैग्नेटिक फील्ड की यहाँ पे डायरेक्शन होगी। तो अब इसके जब एप्लीकेशंस हम यूज करेंगे, ये क्वेश्चंस करेंगे, तो वहां पे इस लॉ को किस तरह से हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालते हैं उसको बार-बार प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि ये एक हमारा वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन भी मैटर करता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई बेसिक आपकी बायोट-सेवर्ट लॉ के बारे में। और म्यू नॉट क्या होता है, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट और स्पीड ऑफ लाइट में क्या रिलेशन है, किस तरह से हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करेंगे। तो ये अगर चीजें आपको क्लियर हो गई हैं तो इसके एप्लीकेशन में कहीं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो फिर से एक चीज ध्यान दीजिए, मैग्नेटिक फील्ड का जो हमारा सोर्स है दैट इज करंट एलिमेंट, नॉट सिंगल अ करंट। सिर्फ करंट कहना बहुत सुटेबल नहीं है। इट्स बेटर टू से दैट द करंट एलिमेंट इज द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि हमारे पास लेंथ भी होनी चाहिए। अगर लेंथ नहीं होगी तो हम कैसे जो है करंट फ्लो कराएंगे, करंट कैसे फ्लो कराएंगे, तो जब दोनों को कलेक्टिवली हम लेंगे तो करंट एलिमेंट कहते हैं एंड दैट इज द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट में हम इससे रिलेटेड इसके एप्लीकेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे।